हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर वत्स, प्रिंसिपल अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर। स्वागत है आपका ईवीएस क्लास के अंदर, अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज की ईवीएस क्लास में। जैसे मैंने आपको बेटा पहले भी प्रीवियस वीडियो में रीजनिंग की वीडियो में बताया था, अब मैं 3-4 वीडियो आपको ईवीएस की भी दूंगा। ये वीडियो बेटा उन बच्चों के लिए बेस्ट है जो बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर कंपलसरी पेपर में मैक्सिमम बच्चे रह जाते हैं ईवीएस के अंदर, और उन बच्चों के लिए जो आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आईएएस, आरएएस या एसएससी का या अदर कोई भी कंपटीशन दे रहे हैं और ईवीएस का अगर क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक का नाम है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं। कुछ पॉइंट्स इसके अंदर आप इसको क्लोज करके आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसके वीडियो भी बना सकते हैं, सॉरी इसके नोट्स भी बना सकते हैं, और नहीं तो मैं आपको अपने मेरी टेलीग्राम पे अपने नोट्स सेंड कर दूंगा आपको, उससे भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो है उससे भी मेरे नोट्स ले सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं। जीव का वातावरण के साथ संबंध है इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब ही होता है बेटा जीव का वातावरण के साथ संबंध क्या है। एक रिलेशन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन क्या, दैट इज नोन एज इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? बहुत बार क्वेश्चन आया बेटा, अर्नेस्ट हैक्कल ने इसको बताया था। जनक इसके कौन है? मतलब फादर, रीटर। अब ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, फादर ऑफ इकोलॉजी, तो आपको ढूंढना है ऑप्शन में से रीटर। एंड फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी वो है रामदेव मिश्रा। ये क्वेश्चन बहुत बार इंपॉर्टेंट है। भारतीय इकोलॉजी के जनक कौन है? रामदेव मिश्रा, याद करना है। दूसरा नाम इकोलॉजी का क्या है? दैट इज नोन एज बायोनॉमिक्स। बायोनॉमिक्स दूसरा नाम इसका, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। अब शुरू करते हैं। इकोलॉजी 2 प्रकार की होती है बेटा, बिल्कुल कॉमन चीज़ ले रहा हूँ मैं, कोई बहुत डीप नहीं जा रहे अपन। पहला पॉइंट है हॉट इकोलॉजी। स्व पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? नाम से पता लग रहा है, इसे स्पीसीज इकोलॉजी या प्रजाति इकोलॉजी कहते हैं। एक जीव प्रजाति का वातावरण के साथ संबंध, एक जीव, सिंगल स्पीसीज का, बहुत सारा नहीं, सिंगल स्पीसीज का अगर किसी वातावरण के साथ, मतलब सिंगल स्पीसीज रिलेटेड टू एक डिफरेंट इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट के साथ का रिलेशन क्या है, उसको हम बोलेंगे हॉट इकोलॉजी। और इसी का दूसरा नाम आता है बेटा स्पीसीज इकोलॉजी, प्रजाति इकोलॉजी भी कहते हैं इसको। दूसरा आता है इसके अंदर सिन इकोलॉजी, सम पारिस्थितिकी, हिंदी में सम पारिस्थितिकी, इंग्लिश में सिन इकोलॉजी। पूरे जैविक समुदाय का, ये देखो पूरा कम्युनिटी, जैविक समुदाय पूरा वातावरण के साथ संबंध, मतलब पूरे कम्युनिटी का अगर रिलेशन है वो इन्वायरमेंट के साथ, दैट इज नोन एज सिन इकोलॉजी। इसलिए इसका नाम क्या दे दिया? सामुदायिक परिस्थिति या कम्युनिटी इकोलॉजी भी कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट करें। नेक्स्ट देखते हैं अपन इकोसिस्टम के बारे में, या नेक्स्ट पॉइंट। चलिए अब शुरू करते हैं संगठन के विभिन्न स्तर। बेटा मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, जिन बच्चों ने मेरी लाइव क्लास नहीं लगाई हुई उनके लिए बहुत बेटर है। जो बच्चे घर पे बैठे तैयारी कर रहे हैं वो एक वीडियो को देखते रहेंगे तो उनमें ईवीएस में या इन्वायरमेंट साइंस में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको। संगठन के विभिन्न स्तर सुनते रहना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक लेवल है, इसको पहले तो सीक्वेंस को चेंज नहीं करना आपने को। ऑर्गेनिज्म है, जैसे स्पीसीज से पॉपुलेशन बनेगा, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ कम्युनिटी इज नोन एज इकोसिस्टम। तो अगर मैं यहाँ बीच में समूह या ग्रुप लिख दूँ तो ये गलत नहीं होगा। ग्रुप, ग्रुप और ये ग्रुप, ये पॉइंट याद रखना आपने को। मतलब एक प्रजाति या ऑर्गेनिज्म या कोई स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज मिलेंगी तो बन जाएगा पॉपुलेशन बेटा। बहुत सारे पॉपुलेशन मिलेंगे तो बन जाएगा कम्युनिटी, समुदाय। बहुत सारे समुदाय मिलेंगे तो बन जाएगा इकोसिस्टम, और बहुत सारे इकोसिस्टम जब मतलब ग्रुप बायो तो बन जाएगा जीवोम, और बायोम से बनता है बायोस्फीयर। मतलब एक स्पीसीज से, एक ऑर्गेनिज्म से किस प्रकार जैव मंडल बन रहा है, किस प्रकार उसका लेवल है, किस प्रकार उसका संगठन का लेवल आ रहा है, वो मैंने आपको बताया। इस तो संगठन के विभिन्न स्तर के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं बेटा बता देता हूँ आपको। जैसे पूछेगा बहुत सारे स्पीसीज मिलकर क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन। पहले पॉपुलेशन बनेगी, बहुत सारी पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम, बायोम से बायोस्फीयर। उल्टा पुल्टा याद नहीं करना अपने को, ये याद रखना।
अब एक मैंने डायग्राम से कुछ क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है आपको। भौतिक वातावरण, जैविक समुदाय, एरो का ध्यान रखना, एरो उल्टा नहीं चलेगा कभी भी। इस प्रकार अगर आपका इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट बेस्ट है तो ऑटोमेटिक जैविक समुदाय की तरफ जाएगा, मतलब बायोटिक कम्युनिटीज़ की तरफ बेस्ट जाएगा, तो ऑटोमेटिक उसका इकोसिस्टम बहुत बढ़िया चलता रहेगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अगर फिजिकल इन्वायरमेंट में कहीं दिक्कत आ जाती है, इसमें कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, तो जैविक समुदाय में प्रॉब्लम आ जाएगी, इकोसिस्टम में भी 100% प्रॉब्लम आ जाएगी। तभी कहते हैं हमारा बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आगे पढ़ेंगे अपन, जो अपन इकोसिस्टम में देखेंगे। बायोटिक एंड एबायोटिक, जैविक और अजैविक दोनों के दोनों घटक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। कैसे है आगे देखते हैं अपन। अब देखते हैं बेटा इकोसिस्टम के बारे में। मैं एक बार फिर बता दूं बेटा, ये मेरी वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं, मेरी लाइव क्लास नहीं लगा रहे। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको बेटा, मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते रहो। नोट्स मेरे टेलीग्राम पे आपके पास आ जाएंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना आप मेरे टेलीग्राम को, आपको सब कुछ मिलेगा उसके अंदर। तो शुरू करते हैं। इकोसिस्टम देखो, इकोसिस्टम का साथ बायोडाइवर्सिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी है तो इकोसिस्टम है, नहीं तो इकोसिस्टम भी नहीं है। छोटे छोटे पॉइंट मैंने बनाए, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, और सारे के सारे क्वेश्चन हैं। कैसे? पर्यावरण की इकाई, क्वेश्चन पूछ लेगा, पर्यावरण की इकाई, यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट कौन है? इकोसिस्टम। जैसे अपन बोलते हैं ना, बचपन में आप पढ़ते हैं 10th लेवल में, हमारी बॉडी की जो इकाई कौन होती है? सेल। सेल हमारी बॉडी की इकाई होती है। उसी प्रकार शब्द किसने दिया था इकोसिस्टम का? 1935 में, याद रखना, A.G. टेंसले ने 1935 में इकोसिस्टम का शब्द दिया था। क्वेश्चन बन गया आपका, और आप ऑप्शन ढूंढो, टिक लगाओ। अब ये देखिए, जैसे अपन ने पढ़ा, फिर बताया था मैंने आपको पहले भी, सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। उसी प्रकार ये देखिए, ईपीओडम क्या कहता है? इन्वायरमेंट की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन है? इकोसिस्टम। याद रखना, किसकी? पर्यावरण की, इन्वायरमेंट की। मैं फिर बता रहा हूँ, इन्वायरमेंट की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट। याद रखना, ईपीओडम ने बताया था। अब ये भी क्वेश्चन बन गया, सबसे छोटा इकोसिस्टम, बहुत बार क्वेश्चन आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे छोटा, पानी की बूंद, एक छोटी सी ड्रॉप ऑफ वाटर, एक पानी की बूंद जो है वो भी इकोसिस्टम का काम करेगी। क्यों? क्योंकि उसमें बार बार बताता हूँ मैं, जैविक और अजैविक घटक दोनों पाए जाते हैं। जिनमें घटक पाए जाएं, कंपोनेंट पाए जाएं, वो 100% इकोसिस्टम माना जाएगा। और क्वेश्चन देखो, सबसे बड़ा व स्थायी इकोसिस्टम कौन सा है? महासागर, ओशन। क्वेश्चन बन गए 2-3 देखो लगातार। सबसे बड़ा और स्थायी इकोसिस्टम का नाम बताओ, टिक करो ओशन, महासागर को। एक क्वेश्चन और बन गया, स्विमिंग पूल इकोसिस्टम का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन आ जाएगा, क्या स्विमिंग पूल इकोसिस्टम का उदाहरण है? तो लिख देंगे नो, जहाँ नहीं हो टिक। क्यों? आगे लिखा है वाई, ऐसा क्या कारण है? क्योंकि इनमें जैविक घटक नहीं होते, जो मैंने अभी बताया था। कंपोनेंट्स जो है बायोटिक कंपोनेंट इज टोटली एब्सेंट इन स्विमिंग पूल, इसलिए स्विमिंग पूल को इकोसिस्टम का एग्जाम्पल नहीं मानना, याद रखना। अब आएगा फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी के जो फादर थे वो है ईपीओडम, जिसने बताया था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिसने बताया था संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, उसी को फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी कहते हैं। दोनों एक ही बंदे हैं, याद रखना, ईपीओडम। अब देखो, दो कंपोनेंट अपने पढ़ेंगे, बायोटिक और एबायोटिक, और लिख दिया मैंने डेफिनेशन छोटी सी, वे सभी कारक फैक्टर जिनसे इकोसिस्टम का निर्माण होता है। जरूरी नहीं बायोटिक एक बायोटिक हो, दोनों और भी जिससे इकोसिस्टम का निर्माण होता है, वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट या घटक कहलाते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सभी फैक्टर जिससे इकोसिस्टम का बेटा निर्माण हो। इकोसिस्टम का निर्माण होगा तो 100% घटक कहलाएंगे। तो हम इसके पढ़ते हैं, घटक कौन कौन से होते हैं। चलिए अब देखते हैं घटक। जैसे अपने पहले बताया था, 2 प्रकार के घटक होते हैं बेटा, इसको भी आप नोट्स बना सकते हैं। मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। बायोटिक एंड एबायोटिक, जैविक और अजैविक। बायोटिक के 3 टाइप होते हैं बेटा, उत्पादक जिसे हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं, उपभोक्ता कंज्यूमर, और अपघटक डिकम्पोजर।
और अजैविक में कौन कौन से घटक हैं? मृदीय कारक सॉइल फैक्टर, स्थलाकृति कारक टेरेस्ट्रियल फैक्टर, जलवायु कारक जिसे हम इन्वायरमेंटल फैक्टर भी कहते हैं। ये तीन इसमें प्रेजेंट होते हैं, एक एक को हम पढ़ते हैं। जैसे आपको मैं पहले बता दूं सिंपल वे में पढ़ने से पहले, बायोटी फैक्टर में कंज्यूमर प्रोड्यूसर, जैसे हम किसी को हम ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी अपना प्रोड्यूसर कौन माना, किसे मानेगी? प्लांट को, क्योंकि हमने अपना भोजन प्लांट से लेना है। जो प्योर शाकाहारी हैं वो प्लांट से लेंगे, जो प्योर मांसाहारी हैं वो किसी एनिमल से लेंगे। तो कहने का मतलब जो किसी को खाना दे रहा है वो उसका क्या हो गया? उत्पादक, और जो ले रहा है वो हो गया कंज्यूमर, और जो उसके बाद डेड कर रहा है उसको वो हो गया डीकम्पोजर। मतलब साइकिल प्रॉपर होना चाहिए। अगर कंज्यूमर पे काम रुक गया तो भी प्रॉपर नहीं है साइकिल, अगर डीकम्पोजर पे काम रुक गया तो भी नहीं है, ये याद रखना। तो एक एक को पढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। उत्पादक, प्रोड्यूसर, एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया। प्रकृति में ये देखो, जीव जो प्रकाश संश्लेषण जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप लोगों ने 10th लेवल पे थोड़ा सा जरूर पढ़ा होगा। प्लांट, ग्रीन कलर के जो प्लांट होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसलिए उनको हम क्या बोल दिया? प्रोड्यूसर बोल दिया। इसलिए इसका दूसरा नाम देखो, परिवर्तक और रूपांतरक भी कहते हैं इन्हें। ये परिवर्तक भी होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये चेंज भी कर सकते हैं हर चीज़ को, इसलिए परिवर्तक व रूपांतरक भी कहते हैं। एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह याद करना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जल तंत्र का वो बोलेगा कि उत्पादक कौन कौन से हैं, तो याद करना एल्गी और जलोदविद हाइड्रोफाइट्स प्लांट। ऐसे प्लांट जो जल में पाए जाते हैं उनको जलोदविद या हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अब इसकी मैं मेन पॉइंट भी कराता रहूँगा, नोट करते रहना आप चाहे। जलोदविद मतलब वे पौधे जो जल में पाए जाते हैं उन्हें जलोदविद या हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। क्लियर? एल्गी, शैवाल, एल्गी के बारे में जो आर्ट्स वाले बच्चे नहीं जानते तो उसको बता दूं, आपके घरों में मटके वगैरह होते हैं बेटा, या टंकी वगैरह होती है जिसपे गीला रहता है जो मटका, उसके ग्रीन काई जम जाती है, काई को एल्गी कहते हैं, याद रखना। तो वो जल तंत्र के एग्जाम्पल है, उत्पादक। स्थल तंत्र के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? हरे पादप और ग्रास। जितने भी ग्रीन प्लांट आप देखते हो कहीं भी लगे हों और ग्रास देखते हैं, वो सारे के सारे क्या है? स्थल में पाए जाने वाले उत्पादक के एग्जाम्पल हैं। तो ये तो आ गया बेटा प्रोड्यूसर। इट मीन्स ग्रीन प्लांट, सारे के सारे ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो हमारे एक प्रकार के प्रोड्यूसर होते हैं। अब चलते हैं कंज्यूमर, मतलब इस ग्रीन प्लांट को कौन कौन खाएगा, प्रोड्यूसर को कौन कौन ले रहा है? प्रोड्यूसर को लेने वाला नाम क्या होगा? कंज्यूमर। ये देखो लिखा, प्रकृति में वे जीव जो प्लांट या अन्य जीवों से, मैंने बताया था ना कुछ लोग मांसाहारी भी होते हैं, तो अन्य जीव वर्ड लिख दिया। प्लांट से ज़्यादातर अन्य जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। मतलब आप सीधा ये याद कर लो बेटा, जो प्रोड्यूसर से अपना खाना लेते हैं उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। ये 3 प्रकार के याद करने, फिक्स है, टेंशन नहीं लेना, घबराना भी नहीं है, और गलत भी याद नहीं करना। प्राथमिक, प्राइमरी कंज्यूमर 100% शाकाहारी होगा बेटा, याद कर। जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा वो 100% शाकाहारी होते हैं। एग्जाम्पल दीजिए गाय, बकरी, और आप अपना एग्जाम्पल भी दे सकते हो, मनुष्य। ठीक है। तीसरा सेकंड पॉइंट है, सॉरी द्वितीय है सेकेंडरी कंज्यूमर, मांसाहारी होता है हमेशा बेटा, 100% मांसाहारी मिलेगा। मेंढक और लोमड़ी, छोटा और बड़ा दोनों एग्जाम्पल ले लिया। और टर्शी उपभोक्ता जो होगा, टर्शी कंज्यूमर जिसे हम बोलते हैं, वो उच्च मांसाहारी, बहुत ज़्यादा 100% मांस ही खाएगा ये, मगरमच्छ, शेर और बाघ, इसलिए इसका नाम दे दिया उच्च मांसाहारी। तो ये पॉइंट याद रखना, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर। अब अपन पढ़ते हैं अपघटक। उत्पादक और उपभोक्ता हमने देख लिया था। अब नंबर 3 देखते हैं, अपघटक या डीकम्पोजर। डीकम्पोजर में क्या क्या पढ़ना है? जैसे बेटा प्रकृति में वे सूक्ष्म जीव जो मृत जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, आगे ना बात। डेड, जिसलिए नाम दे दिया डीकम्पोजर, जो मृत शरीर होता है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना, उसको कहेंगे, याद रखना। ठीक है, तभी कहते हैं इसकी ज़रूरत है हमें। मैंने बताया था ना शुरू में, प्रोड्यूसर के साथ कंज्यूमर और कंज्यूमर का डीकम्पोजर। कैसे? कोई पशु या जानवर मर जाए तो आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद बड़ी स्मेल आती है उसके अंदर, परंतु वही स्मेल 5-7 दिन, 10 दिन, 1 महीने बाद वो ख़त्म भी हो जाती है, गायब भी हो जाती है। वो कौन करता है? अपघटक, डीकम्पोजर उसके ऊपर जाएंगे, धीरे धीरे उसके मृत शरीर को ख़त्म कर देंगे, तो वो अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे जीवाणु है, कवक है,
इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, सूक्ष्म उपभोक्ता भी कहते हैं, माइक्रो कंज्यूमर। ये क्वेश्चन कई बार आया, माइक्रो कंज्यूमर कौन है, तो आपको टिक लगाना है डीकम्पोजर। डीकम्पोजर इज नोन एज माइक्रो कंज्यूमर, क्योंकि छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है। फंजाई आपको पता है, फंगस जैसे छोटे छोटे, ये भी बता देता हूँ आपको फंगस क्या होती है। फंगस जैसे अचार में, जैम में, जेली में उल्ली वगैरह लग जाती है ना, ब्रेड ख़राब हो जाए उसमें उल्ली लग जाती है, उसको फंगस कहते हैं। तो ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं। ये तो आ गया बेटा तीनों जैविक कारक के बारे में। अब अपन बात करेंगे एबायोटिक फैक्टर, जिसमें मृदीय कारक देखेंगे, स्थलाकृति कारक देखेंगे, जलवायु कारक देखेंगे। तो मृदीय कारक देखो, सॉइल फैक्टर में कौन सा, मृदा में उपस्थित सभी प्रकार के ऑर्गेनिक व इनऑर्गेनिक पदार्थों की मात्रा। मिट्टी तभी कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई घाव वगैरह रहता है, फटाफट मिट्टी लगा ली जाती है ना, पुराने ज़माने में लगा लेते थे फटाफट मिट्टी, क्योंकि मिट्टी एक ऐसी चीज़ है जिसमें बेटा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों प्रकार के सब्सटेंस मिलेंगे। तो दोनों प्रकार के सब्सटेंस ही वो एक प्रकार का मृदीय कारक कहलाता है। तो वही पॉइंट, अगर बहुत ही बेस्ट मृदीय कारक है तो हमारा इकोसिस्टम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उससे हमारा उत्पादक बहुत बढ़िया एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, नंबर 5वां पॉइंट आ गया स्थलाकृति कारक, जिसे हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल या टोपोग्राफी फैक्टर भी बोलते हैं। इसमें निम्न प्रकार है, मतलब स्थलाकृति, पर्वतों की ऊंचाई, पर्वतों की दिशा। पर्वतों की ऊंचाई और पर्वतों की दिशा भी इकोसिस्टम का बहुत बड़ा कारण है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, अरावली हिल्स, अपने अजमेर साइड में देखें तो सारी जितनी भी हिल्स हैं वो सारी की सारी अरावली हिल्स हैं। वो अरावली हिल्स बहुत ही बेस्ट है, वो ऑटोमेटिकली रेनफॉल को या उसको विंड वेलोसिटी को रोकने का काम भी करती है। तो इसलिए कहते हैं पर्वतों की दिशा और पर्वतों की ऊंचाई बहुत ही बढ़िया फैक्टर है इकोसिस्टम के पॉइंटों से। देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जलवायु कारक। जलवायु कारक में कौन कौन से, सारा कुछ आ जाएगा, जैसे अपने ताप है, दाब है, विंड वेलोसिटी है, हमारा टेम्परेचर है, वो सारा। ये देखो किसी क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष का मतलब पॉइंट दिया है, जहाँ मान लो मैं गंगानगर में रह रहा हूँ तो गंगानगर की बात करें इकोसिस्टम की तो गंगानगर की बात कर लो, हनुमानगढ़ वाला तो हनुमानगढ़ की बात कर लेगा, सूरतगढ़ वाला सूरतगढ़ की बात कर लेगा, अलग अलग एरिया। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित दाब, दाब मैंने प्रेशर, प्रेशर किसका, इन्वायरमेंट का, ताप टेम्परेचर किस में, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कितना है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कितनी, जैसे अब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है ना कई बार बरसात के बाद, उसको आर्द्रता कहते हैं, प्रकाश लाइट इत्यादि जलवायु कारक। ये सारे के सारे जलवायु कारक भी इकोसिस्टम को हेल्प करते हैं या बहुत बढ़िया योगदान देते हैं। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही अपन करेंगे, जिसमें अपन ने बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर को देख लिया। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं वीडियो के अंदर वही बताऊंगा, ईवीएस पार्ट 1, ईवीएस पार्ट 2, ईवीएस पार्ट 3। कोई स्पेशल उसका नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैं मिक्स करके क्वेश्चन देता रहूँगा आपको, ताकि प्रॉब्लम ना आए। अब जैसे कुछ टॉप क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो अभी इकोसिस्टम खत्म नहीं हुआ बेटा, इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे, इकोसिस्टम में एल्गी फंजाई लाइकेन का क्या रोल है वो पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो सेम पॉइंट बेटा, इस वीडियो को देखते रहें। तो जिस बच्चे ने या जिस स्टूडेंट ने मेरा चैनल अभी अभी देखा है, मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जितनी भी मैं वीडियो ईवीएस की या रीजनिंग की, या मैं आपको आगे बीएससी वाले बच्चों को मैं वीडियो बनाना शुरू करूंगा, वो सारी की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो सेम पॉइंट बेटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि।